नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 1 बजने को हर ये वक्त है आपके फेवरेट शो महारू राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। और चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि 1 बजे की कौन कौन सी 5 बड़ी और अहम खबरें हैं। खबर नंबर 1 आपको दिखाएंगे भरतपुर में कत्लेआम की। खबर नंबर 2 होगी गंदगी के खिलाफ हल्ला बोल की। खबर नंबर 3 दिखाएंगे भैंस को लेकर छिड़ी जंग की। खबर नंबर 4 होगी आयकर विभाग के एक्शन की। और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर किसानों के महापड़ाव पर, जो कि अब खत्म हो चुका है। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर करेंगे बात, बने रहिए हमारे साथ। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बीकानेर से यह बड़ी खबर है, ग्रामीणों ने टोल का विरोध किया है। लून करंसर से सरदार शहर हाईवे टोल पर विरोध किया गया। रोड पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कालू और लून करंसर के ग्रामीणों द्वारा यह प्रदर्शन किया जा रहा है। टोल के आसपास के ग्रामीणों से राशि वसूलने से ये सभी नाराज हैं, जिसे लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। खेतों में जाने के लिए भी स्थानीय ग्रामीणों को टोल देना पड़ रहा है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं है। समझाइश के लिए इस वक्त कोई भी नहीं पहुंचा है और लगातार ग्रामीणों की ओर से टोल पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ग्रामीण कह रहे हैं कि खेतों में जाने के लिए भी उन्हें टोल पर पैसे देने पड़ रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीणों में इसे लेकर खासा आक्रोश है। ग्रामीण सड़कों पर बैठे हुए हैं और टोल का विरोध कर रहे हैं। मनीष सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या है ये पूरा मामला? जी बताना चाहूंगा, बीकानेर के जो लून करंसर जो किया है और जो टोल है सरदार हाईवे पर जो स्थित है लून करंसर में, वहां पर जो है वो पर बैठे हुए हैं और उनकी मांग है आस के क्षेत्र से रहने वाले 15 किलोमीटर के एरिया के जो गांव आते हैं उन लोगों से टोल वसूली ना की जाए, क्योंकि आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। उनके खेत हैं जो आसपास में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से निकलते हैं और जब वो अपने गाड़ियों से अगर वो जाते हैं तो हर जो है करना पड़ता है और उस टोल को देने के चलते उनको उठाना पड़ता है। उनकी जेब पर भी एक तरह से डाका पड़ता है। निश्चित तौर पर तो ग्रामीण का एक प्रदर्शन था कि जो टोल राशि है वो आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों से नहीं वसूली जानी चाहिए, लेकिन हाल फिलहाल जो टोल है वहां पर का प्रदर्शन जारी है। धरने से रोड जाम उन्होंने कर रखा है, लेकिन स्थानीय जो पुलिस है या कोई प्रशासनिक अधिकारी है अभी तक फिलहाल पर कोई नहीं पहुंचा। बिल्कुल मनीष, ये तो सरासर अन्याय है उन लोगों के साथ, क्योंकि बताया जा रहा है कि खेत में जाने के लिए भी उन्हें टोल पर पहले पैसे देने पड़ रहे हैं। समझाइश के लिए कोई भी नहीं पहुंचा है अब तक वहां पर। क्या लग रहा है कोई पहुंचेगा वहां पर? जी हाल फिलहाल यहाँ पर कोई अधिकारी फिलहाल मौजूद नहीं, जिस तरह की जानकारी सामने आई है। लेकिन जो ग्रामीण है उनकी मांग यही है कि आखिर में उनको आने जाने के लिए स्थानीय जो ग्रामीण है उनको जो टोल के आसपास के क्षेत्र के दायरे में आते हैं, उस रेंज में आते हैं, वहां उनको टोल नहीं दिया जाना चाहिए। उनसे नई टोल की वसूली होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल जो टोल है वहां पर उनको देना पड़ता है और उसके चलते आर्थिक खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन जो ग्रामीण है वो हाल फिलहाल भी धरने पर मौजूद हैं, उनकी ओर से धरना दिया जा रहा है। टोल रोड को जाम किया हुआ है। वहीं पर जो वाहन है उनकी भी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। कतार जो है वह भी जो जानकारी आ रही है कि वहां पर गाड़ियों को भी वाहन चालकों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रोड जो है वो उन्होंने पूरी तरह से ब्लॉक किया हुआ है। जी मनीष, रास्ता जाम कर दिया है प्रदर्शनकारियों ने। कितनी बड़ी संख्या में वहां पर ग्रामीण इस वक्त मौजूद हैं और क्या ये प्रदर्शन उग्र रूप भी ले सकता है? जी हाल फिलहाल जो जानकारी है वो लगभग 50-70 करीबन ये लोग बताए जा रहे हैं। वहां पर लगभग 50 के करीबन लोग जो है वो मौजूद है। स्थानीय ग्रामीण है, लून करंसर के हैं और कालू गांव के ये ग्रामीण हैं और इनकी ओर से जो है टोल को वहां पर धरना दिया जा रहा है और उनकी यही लगातार जो मांग है उसको नहीं मानने तक इन्होंने ये कहा है कि वो उनका धरना इस तरह से जारी रहेगा जब तक कि उनकी मांग नहीं मानी जाती है और स्थानीय ग्रामीणों के जो टोल हैं वो वसूली तक बंद नहीं हो जाती है, तब तक वो इस तरह के कदम उठाते रहेंगे। जी लेकिन मनीष, सवाल तो ये भी है ना कि पुलिस अब तक क्यों नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 50 लोग हैं करीब वहां पर, रास्ते को जाम कर दिया है, आवाजाही में भी परेशानी हो रही है। पुलिस अब तक क्यों नहीं पहुंच पा रही वहां पर? जी हाल फिलहाल जो टोल कर्मचारी हैं उनकी ओर से पुलिस को जानकारी नहीं देने की सूचना सामने आई है। जिस तरह से जैसे पुलिस को सूचना मिलेगी तो पुलिस निश्चित तौर पर वहां मौके पर पहुंचेगी और आवश्यक जो कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। लेकिन अभी तक जो जानकारी हमको मिल रही है वहां तक यह है कि जो पुलिस है उसको अभी तक इस घटना की जानकारी नहीं थी, लेकिन इसका अपडेट भी जरूर हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे जैसे ही इसके आगे कोई और। बिल्कुल मनीष, आप नजर बना रखे, आपसे अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
और एबीवीपी का 68वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कुछ बोल रहे हैं, चलिए सुनाते हैं। कौशल्य विकास की भी आपके साथ क्या काम किया जा सकता है उसकी भी हम चिंता करेंगे। और फिर मैं यहाँ देखा परिषद में, मैं कभी कभी बड़े मंच पे देखता हूँ लोग लंबा भाषण कर देते हैं, उनको मना कैसे करें, बड़े लोग। तो हमारे परिषद के समय में एक प्रक्रिया था, वो है समय हो गया है। अब कभी करते हैं, हम कभी करते आए हैं। जब मनु दीदी, हमें जान लो, मनु दीदी मेरे समय के कार्यकर्ता भावुक है, मनु दीदी में संवेदनशीलता भरी हुई है। मनु दीदी थोड़ा भावुक होकर यशवंतराव से जुड़ी भी है, छात्रा भी है, तो बोलते गए। तब मेरे लगता चीट नहीं आया होगा क्या, तब मैं 3-4 बार मंच को इधर उधर देखा, आशीष जी की संचालन समिति का चीट कैसे नहीं आया, लेकिन परिषद बदला नहीं है, यहाँ ये चीट है, समय हो गया। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आज के यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार प्रदान समारोह के मुख्य अतिथि भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बात अब भरतपुर में कत्लेआम की। जी हां, भरतपुर में फायरिंग हुई है जिसमें 3 लोगों की हत्या हो गई है। इस मामले में इस वक्त मिल रही अपडेट आपको बता दें, पुलिस ने समझाइश के बाद जाम खुलवा दिया है। तीनों मृतकों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया है, तो आश्वासन के बाद परिजनों ने जाम खोल दिया है। परिजनों को भरोसा दिलाया गया है सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का। तो 3 लोगों की हत्या की गई है, जिसे लेकर खासा आक्रोश आज लोगों में देखने को मिला। रास्ते पर जाम लगाया गया, लेकिन जब मंत्री की ओर से आश्वासन मिला आरोपियों की गिरफ्तारी का, तब लोगों ने जाम खोल दिया है। तस्वीरें उस दौरान की जब लोगों के साथ समझाइश की गई। तो फिलहाल परिजनों को भरोसा दिलाया गया है। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने लोगों से बातचीत की और लोगों को ये भरोसा दिलाया है कि जो भी आरोपी हैं जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इस भरोसे के बाद, आश्वासन के बाद लोगों ने रास्ते को खोल दिया है, जाम को खोल दिया गया है। तो बता दें कि भरतपुर के कुम्हेर थाना इलाके के सिकरौरा गांव में शनिवार रात को आपसी विवाद में जमकर फायरिंग हुई। वारदात में 3 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक साथ 3 हत्याओं से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं घटना 2 महिलाओं सहित एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। पुलिस ने मृतकों के शवों को स्थानीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना से वहां पर लोगों में जबरदस्त तनाव फैल गया। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तनाव की स्थिति को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। साथ ही साथ घटना के बाद लोगों में आक्रोश है, जिसके बाद लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। हालांकि जब मंत्री ने समझाइश की, तो समझाइश के बाद फिलहाल रास्ते को खोल दिया गया है। मैं शुक्रगुजार हूँ प्रधान जी का और चेयरमैन साहब का, तो उन्होंने मृतकों के लिए जो मुआवजा दिया अभी 1-1 लाख रुपए, 3 लाख चेयरमैन साहब ने दिए, 3 लाख प्रधान जी ने दिए। और पुलिस को अपना काम कर रही है। पुलिस आई साहब मेरे साथ हैं, कलेक्टर साहब भी साथ हैं, SP साहब भी साथ हैं। जो भी आदमी इसमें इन्वॉल्व है 1% उसको छोड़ा नहीं जाए। और इस तरीके की घटनाएं दिन रोज़ बढ़ती जा रही हैं। जैसे मैंने बार बार कहता था कि सहनशीलता घटती जा रही है। सहनशील छोटी छोटी बातों पर गोलियां चलें, आदमी मरें, इससे ज़्यादा अशांति क्या हो सकती है। ये दुखद बात है। कार्रवाई पूरी होगी, सरकार पूरी कार्रवाई करेगी। और सरकार को भी कलेक्टर साहब लिख रहे हैं जिससे कि 5-5 लाख का इनको मुआवजा। और
जो पड़ोसी परिवार है, जो आपस में पहले से ही अच्छे संबंध भी थे, टेनपाल और लाखन अच्छे मित्र भी थे, उनके आपस में कहासुनी होकर के एक दिन पहले वो चाल होकर के झगड़ा हुआ था। उस बात के दूसरे दिन गाँव वालों ने, बड़े बुजुर्गों ने समझाया भी था। रात को जो मुलजिम लाखन है वो उनके साथियों के साथ शराब पी और रात को इनसे गाड़ी क्लोज किया, तो वो लोग भी छत पर चढ़ गए, ये भी चढ़ गए, आपस में पथरा हुआ। फिर इन्होंने फायरिंग करी, जिसमें 3 की मौके पर ही मौत हो गई और 3 को हॉस्पिटलाइज कराया, जिनमें 1 सीरियस है। और अभी इन्होंने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए जाम लगाया था। इसमें कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी आए और उन्होंने आश्वासन दिया और आर्थिक सहायता दी और मुलजिमों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। और ज्यादा जानकारी के साथ भरतपुर से सहयोगी दीपक पुरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, समझाइश के बाद मामला तो शांत करा लिया गया है, जाम को खुलवा लिया गया है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आरोपी कब गिरफ्त में आएंगे? देखिए प्रियंका, अगर आरोपियों की बात की जाए तो पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। कहा जा सकता है कि पुलिस के हाथ जो लंबे होते हैं, ये कहा जाता है कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन अभी तक कानून के जो लंबे हाथ हैं उन हाथों में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और पूरा मामला जो है वो गरमाया हुआ है। 3 लोगों की मौत हो गई, तीनों सगे भाई हैं और जो 3 लोग घायल हुए हैं उनकी जो गंभीर हालात अभी बनी हुई है, उनका जयपुर में इलाज जारी है। और गुस्साए लोगों ने जाम लगाया था, लेकिन मंत्री विश्वेंद्र सिंह की समझाइश के बाद जो है जाम खुल दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि लगातार ऐसी वारदातें भरतपुर में देखने को मिलती हैं। बदमाश आए दिन ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं, अवैध हथियार से कहीं पर भी जो है फायरिंग कर दी जाती है, लेकिन पुलिस कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाती और उसी का नतीजा है कि देर रात को कुमेर के सिकरौरा गांव में ये ऐसी वारदात देखने को मिली, जहां 3 सगे भाइयों को जो है अपनी जान गंवानी पड़ी। और मामूली सी कहासुनी को लेकर के ये विवाद हुआ था। 3 दिन पहले कोई विवाद हुआ था और उसके बाद रात को जो है बताया जा रहा है कि आरोपी लाखन जो है वो अपने साथियों के साथ पहुंचा और उसने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें ये पूरा घटनाक्रम में 3 सगे भाइयों की मौत हो गई और 3 की हालत गंभीर है। अब फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग जो टीमें हैं वो गठित कर दी गई और जगह जगह दबिश दी जा रही है। पुलिस का अब कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन फिर भी सवाल वही है कि अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। जी बिल्कुल दीपक, अभी तक पुलिस के हाथ खाली भी है और सवाल तो उठेंगे। अंधाधुंध फायरिंग की जाती है, आखिर जो बदमाश इतने बेखौफ कैसे हो सकते हैं? 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 लोग गंभीर भी हैं। गंभीरों की क्या स्थिति, इसे लेकर कोई अपडेट है आपके पास दीपक? देखिए, इस पूरे मामले में अपडेट है कि उनके परिजनों से बात हुई तो उनका कहना है कि उनका इलाज जारी है, लेकिन हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं उनके। और 3 लोगों की जिनकी मौत हुई थी उनके पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो कुमेर अस्पताल में की गई और वहां पर भारी पुलिस बल जो है तैनात रहा। वहाँ आईजी, एसपी, कलेक्टर, अन्य जो अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे, क्योंकि कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह वहाँ मौके पर पहुंचे थे। परिवार का रो रो कर, बिलक बिलक कर बुरा हाल था, क्योंकि 3 सगे भाई इस पूरे घटनाक्रम में जो है वो उनकी मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं कोहराम जो है परिवार में मचा हुआ है और एक ही मांग है उनकी कि गिरफ्तारी आरोपियों की जाए और कोई भी आरोपी जो है वो बख्शा ना जाए। ये जो है परिजनों की मांग है। अब देखना ये होगा प्रियंका, जरूरी भी है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो और सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए उन सभी पर। बहुत शुक्रिया आपका दीपक इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। राजसमंद के देवगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सांड माता मंदिर के जंगल में एक शव मिला है। जंगल में व्यक्ति का सड़ा गला शव बरामद किया गया है। पशु चराने के दौरान ये शव दिखाई दिया। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। देवगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले पर छानबीन की जा रही है। अलकेश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलकेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस खबर को लेकर? कौन है ये, कुछ पता चल पाया अभी? जी, अभी तक इस लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो नींदर गांव में जहाँ ये लाश मिली है उसके कुछ ही दूरी पर एक गांव, अन्य गांव है देव, वहाँ पर एक व्यक्ति पिछले कुछ दिनों से लापता बताया जा रहा है। ऐसे में पुलिस की शक्ति सही उसके ऊपर घूम रही है और इस लाश की जो सूचना है वो जो पशु चरवा है उसने दी थी और वो सुबह जब पशु चराने के लिए जंगल में पहुंचा तो उसने सड़क के किनारे इस लाश को देखा और उसने ग्रामीणों को सूचना दी। तो ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्होंने देवगढ़ थाना पुलिस को ये सूचना दी कि एक लाश ऐसी सड़क के किनारे पड़ी हुई है जो सड़ी गली अवस्था में है। जिस पर देवगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लाश शिनाख्त करने के प्रयास शुरू किए, लेकिन प्राथमिक तौर पर अभी तक लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई है। लेकिन जब आसपास के ग्रामीणों ने पता किया तो ये सामने आया कि देवपुरा गांव का एक व्यक्ति है जो पिछले कुछ समय से लापता बताया जा रहा है।
माना जा रहा है पुलिस के द्वारा कि ये लाश उसी व्यक्ति की हो सकती है। बिल्कुल अल्केश, फिलहाल ये जांच का विषय है। जांच के बाद ये पता चल सकेगा कि आखिर ये शव किसकी है और कौन लोग इसके पीछे हैं, हत्या है या आत्महत्या। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और कल एक और बड़ी खबर का, धौलपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दो पक्षों में झगड़ा हुआ है। झगड़े में 12 से ज्यादा लोग लहूलुहान हो गए हैं। भैंस विवाद को लेकर ये झगड़ा हुआ। दोनों पक्षों में जमकर लाठी और डंडे भी चले हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बाड़ी उपखंड के उमरेह गांव का ये पूरा मामला है। तो अस्पताल से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। झगड़ा हुआ है दो पक्षों में और इस झगड़े में 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। हरिवीर सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवीर, भैंस को लेकर विवाद हुआ है, क्या हुआ था वहां पर, पूरी जानकारी दीजिएगा दर्शकों को। जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला है वो बाड़ी उपखंड के उमरे गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर एक पक्ष की करीब 100 के लगभग भैंसें हैं वो जंगल में चरने जाती हैं और दूसरे पक्ष की भी कुछ भैंसें हैं वो भी जंगल में चरने के लिए गई थी। तो देर शाम को एक पक्ष के जो लोग थे जिनकी ज्यादा भैंसें थी वो अपनी भैंसों के संग उनकी भैंसों को भी लेकर के अपने घर चले गए। उसके बाद में जो पीड़ित पक्ष है उसको पता चला, उसने जाकर के उसके घर पर बोला तो वो मारने को उतारू हो गए और उन्होंने जो लोग गए थे उनको उलाना देने के लिए लोग गए थे, उनकी मारपीट कर दी, लाठी डंडों से मारपीट कर दी। जिस मारपीट में करीब 1 दर्जन लोग हैं उनकी चोटें आई हैं। उन्हें जिन्हें अस्पताल में जो बाड़ी अस्पताल है वहां पर भर्ती कराया गया है। पूरे मामले की पुलिस को जानकारी हुई जब पुलिस वहां मौके पर पहुंची, जिसके बाद में बताया जा रहा है कि जो 4 भैंसें थी, 1 दर्जन भैंसों में से 4 थी, उनको वापस किया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी, पीड़ितों ने कोई कंप्लेंट्स लिखवाई उन लोगों के खिलाफ अब तक? जी बिल्कुल, थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस का यही कहना है कि पीड़ित की ओर से थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है और वो सभी जो घायल है उनका इलाज चल रहा है और पुलिस पूरे मामले की जांच। ठीक है हरिवीर, आपके साथ बने रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। धौलपुर से ये बड़ी खबर है। चोरों ने नकबजनी की वारदात को अंजाम दिया है। 1,75,000 रुपए लेकर आरोपी फरार हो गए हैं। पेट्रोल पंप पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर जांच में जुटी हुई है। दिहौली थाना इलाके के महंदपुरा गांव की ये घटना है। सहयोगी हरिवीर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिवीर, नकबजनी की वारदात हुई है, इसमें लेकर पूरी जानकारी बताइएगा, कैसे हुई है वारदात और जांच कहां तक पहुंच पाई है फिलहाल? जी प्रियंका, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला है वो दिहौली थाना क्षेत्र के महंदपुरा गांव का मामला है, जहां पर महंदपुरा गांव के पास में एक पेट्रोल पंप बना हुआ है। उस पर कुछ लोग आते हैं और वहां पर करीब 1,75,000 रुपए है वो नकबजनी की घटना को अंजाम देते हैं। उसके बाद में पुलिस को सूचना मिलती है और पुलिस ने इसमें ये भी सूचना मिल रही है, अभी पुष्टि नहीं हो पाई है अधिकारियों के थ्रू, लेकिन उसमें पुष्टि मतलब जानकारी मिल रही है कि कुछ लोग हैं उनको हिरासत में भी लिया है। जी, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। हरवीर, आप बता रहे हैं पूछताछ हुई है, कोई बात सामने निकल कर आई है अब तक? जी, अभी ऐसी कोई बात जानकारी निकल के सामने नहीं आ रही है। पुलिस का यही कहना है कि कुछ लोगों को अभी हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उसके बाद में पूरी जानकारी होगी वो दी जाएगी। ठीक है हरवीर, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो चोरों ने नकबजनी की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और जयपुर के रेनवाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रुई की दुकान में आग लगी है। आग से दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने से 70,000 का नुकसान बताया जा रहा है। ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया है। शॉर्ट सर्किट से बताया जा रहा है कि इस दुकान में आग लगी। रेनवाल के वार्ड नंबर 17 का ये मामला है। तो रुई की दुकान बताई जा रही है जिसमें शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है। और डूंगरपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस की नाकेबंदी तोड़कर डंपर चालक भागा है। राजस्थान गुजरात के सरथुना बॉर्डर का ये मामला है, जहां पर कुछ बदमाशों ने नाकेबंदी को तोड़ दिया। बाद में गुजरात पुलिस की नाकेबंदी में ये पकड़ा भी गया है। डंपर में अवैध शराब के 200 कार्टन भरे हुए थे। पुलिस ने शराब को जब्त कर लिया है और चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात चुनाव के तहत शराब की सप्लाई की जानी थी। जयेश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयेश, एक और तस्करी का मामला।
जी बिल्कुल प्रियंका, गुजरात में फिलहाल विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और चुनाव प्रचार चरम पर है। इसी बीच में वहां पे गुजरात में शराबबंदी है और डूंगरपुर जो जिला है वो गुजरात और राजस्थान से सटा हुआ है, बॉर्डर इलाका है। ऐसे में गुजरात चुनाव में सप्लाई के लिए बड़े पैमाने पर शराब गुजरात भेजी जा रही है और डूंगरपुर के रास्ते से भेजी जा रही है। इसके लिए डूंगरपुर पुलिस ने नाकेबंदी कर रखी है, जगह जगह नाकेबंदी कर रखी है। बीती रात एक ट्रक डंपर को जो दंबोला थाना पुलिस है उसने रुकने का इशारा किया तो डंपर चालक जो है वो नाकेबंदी तोड़कर भाग गया। इसके बाद में राजस्थान की जो दंबोला थाना पुलिस है उसने पीछा भी किया डंपर का, लेकिन डंपर चालक जो है वो पुलिस के हाथ नहीं लगा। इसके बाद दंबोला थाना पुलिस ने इस पूरे मामले की सूचना जो आगे का गुजरात का थाना पड़ता है बाकोर थाना, उसको दी। उसके बाद में बाकोर थाना पुलिस ने वहां पर नाकेबंदी की और उस डंपर को जो राजस्थान पुलिस ने जो सूचना दी थी उस डंपर को वहां पर पकड़ा और उसके चालक को गिरफ्तार किया। डंपर के अंदर से 276 कार्टन अवैध शराब जब बरामद की गई है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 20 लाख रुपए से ज्यादा है। और जो चालक है उसने प्राथमिक पूछताछ में बताया कि ये जो शराब है वो गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान बांटी जानी थी। फिलहाल जो है पुलिस, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है और इसके तहत लगातार खबरें भी सामने आ रही हैं शराब सप्लाई की। अब आरोपी गिरफ्तार हुआ है, पूछताछ की जाएगी, लेकिन हो सकता है इसमें एक बड़े गैंग का भी खुलासा हो, कई बड़े नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जयेश, देखिए प्रियंका, पिछले 15 दिनों में बीछीवाड़ा थाना पुलिस और जो दंबोला थाना पुलिस है जो गुजरात बॉर्डर से लगती है, इसने शराब तस्करी को रोकने की या अवैध शराब जब्त करने की करीब एक आधा दर्जन बड़ी कार्रवाइयां की हैं और सब में चालकों से पूछताछ की जा रही है। अभी तक किसी बड़े नाम का कोई खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच करी, लेकिन जैसा कि जो प्राथमिक जानकारी में आया है कि अलग अलग गैंग अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग गाड़ियों में भरकर तरीके, कभी एप्पल की आड़ में, कभी सोप स्टोन की आड़ में और अलग अलग तरीकों से शराब तस्करी करती है। लेकिन जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है पुलिस कार्रवाई करती है और शराब तस्करों जयेश, नए नए जो आइडियाज हैं, जो टेक्निक्स हैं वो तस्करों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी सफलता पुलिस के लिए। बहुत शुक्रिया जयेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गंदे पानी से लोगों को परेशानी हो रही है। सांगानेर रामपुरा फाटक के पास गंदे पानी से लोग परेशान हैं। कॉलोनी के लोग 2 महीने से लगातार गंदे पानी के चलते परेशान हैं, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सीवर के गंदे पानी में बैठकर नाराजगी जताई जा रही है, तो अनोखे अंदाज में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले 2 महीने से लगातार जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो गंदे पानी के चलते परेशान हैं। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई और आज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उसी गंदे पानी में बैठकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जयपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर गंदा पानी परेशानी का सबब बना हुआ है। बार बार कंप्लेंट्स की गई, लेकिन कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन की ओर से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और बड़ी खबर उदयपुर से सामने आ रही है, आयकर विभाग का एक्शन लगातार जारी है। 2 कारोबारी समूहों पर आयकर विभाग की छापे लगातार जारी है। 5वें दिन 8 ठिकानों पर आईटी की कार्रवाई जारी है। आयकर छापों में बड़े पैमाने पर काली कमाई का खुलासा हो रहा है। छापों में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की अघोषित संपत्ति के दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। तो वहीं छापेमारी में 20 किलो से ज्यादा सोने के जेवरात भी मिले हैं। ग्रुप संचालकों के ठिकानों से 2 करोड़ से ज्यादा की नकदी, 12 से ज्यादा बैंक लॉकर्स पर कार्रवाई करना अभी भी बाकी है। एक्मे ग्रुप और अंकुर ग्रुप पर आयकर विभाग ने छापेमारी कार्रवाई की है, जहां से लगातार एक-एक कर बड़े खुलासे हो रहे हैं। तो उदयपुर में एक्मे ग्रुप पर आयकर विभाग के छापे। पंकज जैन को आज अस्पताल में छुट्टी मिल सकती है, इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंकज जैन इस छापे के बाद बीमार पड़ गए थे, अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया था और इस बीच ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, पंकज जैन को आज अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। एक्मे ग्रुप के ये संचालक हैं। उदयपुर में रियल एस्टेट, ऑटो फाइनेंस का इनका कारोबार है। आयकर छापे के दौरान ये अस्पताल में भर्ती हो गए थे और इसके बाद अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि आज छुट्टी मिल सकती है अस्पताल से और इसके बाद इनके बयान दर्ज किए जाएंगे। राकेश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, खबर मिल रही है पंकज जैन को आज छुट्टी मिल सकती है, आज बयान लिए जाएंगे इनसे।
बिल्कुल, देखिए प्रियंका, जिस तरीके से आयकर विभाग ने ये छापे की कार्रवाई की है, उदयपुर संभाग में लगभग सबसे बड़ी जो एगोसित संपत्ति के दस्तावेज इनके ठिकानों पर मिले हैं। एगोसित संपत्ति लगभग 200 करोड़ से ऊपर के दस्तावेज आयकर विभाग के हाथ लग चुके हैं। तो जो ये एक्मे ग्रुप है, इनका बड़ा कारोबार है, रियल एस्टेट में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, ऑटो फाइनेंस सेक्टर में है, यानी इन्होंने कई तरह की कंपनियां तो खोल रखी हैं, लेकिन इन कंपनियों के हिसाब किताब की जानकारी, टैक्सेशन की जानकारी ना तो आयकर विभाग को देते थे और ना ही जो दूसरी केंद्र एजेंसी हैं और राज्य की एजेंसियां हैं उनको देते थे। अब आयकर विभाग ने जब छापे डाले हैं तो वहां पर जो दस्तावेज जो है, तो इनके जो मालिक हैं पंकज जैन एक्मे ग्रुप के, उन्होंने अपनी तबीयत खराब होने का हवाला दिया। उसके बाद आयकर विभाग के अधिकारी इन्हें अस्पताल लेकर गए, अस्पताल में इनकी संपूर्ण जांच करवाई, आयकर विभाग के अधिकारियों ने सहयोग किया, लेकिन जांच अब नॉर्मल आई है। तो आयकर विभाग के अधिकारी जो है वो अब इनको वापस घर लेकर के आ रहे हैं और इनसे तमाम जो इनकी संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं, जो एगोसित संपत्तियां हैं, जो ब्लैक मनी से खरीदी गई हैं और जिस तरीके की उसमें जो फ्रॉड किया गया है इन संपत्तियों को बनाने में, उन तमाम चीजों के बारे में पूछताछ की जाएगी। आयकर विभाग ने एक बहुत लंबी फेहरिस्त बना रखी है, क्योंकि जो दस्तावेज मिले हैं उन दस्तावेजों में कई चौंकाने वाले हैं, कई जांच एजेंसियां चौंक सकती हैं। एक एक प्रॉपर्टी को अलग अलग 5 लोगों के नाम पे खरीदारी पे दिखा रखा है। वास्तविक खरीदार कौन है, किसने पैसा निवेश किया है, ये सब चीजें पंकज जैन खुद बता पाएंगे। तो आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं वो लगातार इस कार्रवाई में जुटे हुए हैं और आज 5वां दिन है। संभवतः राजस्थान में आयकर विभाग की सबसे लंबी कार्रवाई है और इसमें बड़े आयकर चोरी का खुलासा हो सकता है। बिल्कुल राकेश, अकूत अघोषित संपत्ति का खुलासा हो रहा है और जैसा कि आपने बताया कि एक लंबी फहरिस्त आईटी की टीम की ओर से तैयार किए गए हैं और आज पंकज जैन से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ भी की जाएगी और भी बड़े खुलासे संभव है। राकेश, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होंगे।